नमस्कार दर्शकबिन, डीएसटीभी इन्डिया न्युज एन्ड डीएसटीभी दार्जिलिङ। हालै हामीले अर्को एउटा प्लेटफर्म जुन लन्च गरेका छौँ, ग्लोबल टाइम्स अफ इन्डिया। आज हाम्रो यो तीनवटा प्लेटफर्म को संयोगको इन्टरभ्यूमा आज सिक्किम का एमपी इमरान सुब्बा जी का साथ है। क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में नेपाली भाषी का संख्या 2 मिलियन से अधिक नहीं है। लेकिन आज जो इमरान सुब्बा ने जो काम कर रहा है अपना स्टेट के लिए, वो स्मरणीय है। क्योंकि ऐसे काम बहुत साल बाद में बहुत एमपी ने करके दिखाया, जो उन्हें उसका सक्सेस रेट फर्स्ट टेनर से सेकंड टेनर में शुरुआत में ज़्यादा लग रहा है। अगला 4 साल क्या करेंगे वो आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर तपाईसँग हामी हिन्दीमै बात गर्छौँ, बिकज हाम्रो नेपाली भाषीको सङ्ख्या यति कम्ती छ। तपाईँ एउटा इन्सपायर हुनुहुन्छ सर। नर्थ इस्टको इस्यु लिएर पनि तपाईँ नर्थ इस्टकै एमपी हो। हजुर। 7 सिस्टर अन ब्रदरको एउटा सबभन्दा कान्छो ब्रदर्सको एमपी हो। त्यही कारणले म उहाँहरू पनि बुझ्न सकोस् भनेर नि सर म हिन्दीमा बात गर्न चाहँदैछु सर। ठीक। सर आपका इस बार संसद सेशन जा रहा, विंटर सेशन, मुझे लग रहा है बहुत संसद के लिए भारी पड़ रहा है। क्योंकि अपना संसद के ऊपर में जब प्रेशर आना था, सब संसद के लिए आपने तैयारी कर दिया रास्ता। क्या लग रहा है? जो विंटर सेशन अभी चल रहा है जी सर, इस सेशन में भी फर्स्ट वीक में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुआ, तो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। फिर भी सांसद के क्वेश्चंस के मार्फत हमने बहुत सारे मुद्दाओं पर काम करने की कोशिश की। जी सर। तो बहुत सारे नए सांसद हैं इस बार। 50% से ज़्यादा तो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। 53% सर। 53%, राइट सर। तो उन सबको भी फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, जैसे मुझे 19 में मिला था, ताकि उनके जो जोश है वो बरकरार रहे और अपने कंस्टिट्यूएंसी और अपने स्टेट के लिए काम कर पाए। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जो सारे सिक्किम है, तो उसके लिए तो हम काम करेंगे ही, उसी के साथ में जनरल इश्यूज में भी, जनरल एजेंडाज में भी जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक बात का, इस बार सिक्किम को जो प्राकृतिक आपदा व नेचुरल क्लाइमेट हर साल फेस करना पड़ते हैं, क्लाइमेट ऐसे फेस करना पड़ता है, क्लाइमेट फेस करना पड़ता है, जो प्राकृतिक आपदा को फेस करना पड़ता है, लेकिन तब भी मौजूदा सिक्किम का स्टेट जीडीपी जो बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ ग्रो कर रहा है। इसका राज क्या है सर? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिक्किम के लोग और सिक्किम के सोसाइटी बहुत ही रिजिलियंट है। तो आपदा आने के बावजूद भी अपने इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। 2003 के जो ग्लेशियर लेक के वजह से फ्लड हुआ, जी सर, उसके बाद में हमारा इकोनॉमी में बहुत बड़ा धक्का हुआ है। जी सर। टूरिज्म इंडस्ट्री में विशेष करके टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा डिक्लाइन हो गया, इसलिए कि नॉर्थ सिक्किम के रोड्स एक्सेसिबल नहीं था, और जो एक्सेसिबल था वो सब रोड उतना सेफ नहीं था। तो हम लोगों ने भी, हमारे सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसको परमिशन देने से भी थोड़ा हमें भी देखना पड़ता है कि टूरिस्ट का सेफ्टी सबसे बड़ी बात है, तो उन लोग सेफली वहाँ पे जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अपना इकोनॉमी को ही ध्यान में नहीं रखते हुए, टूरिस्ट लोगों का, जितने भी टूरिस्ट हैं उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने भी परमिशन नहीं दिया था। और रिसेंटली 1 दिसंबर से 2 दिसंबर से ये शुरू हुआ है। तो इकोनॉमिक सेटबैक तो हुआ, फिर भी अभी हमारा इकोनॉमी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है और करेगा भी, क्योंकि जिस तरह के टूरिज्म इंडस्ट्री सिक्किम में है वो तो ऑलरेडी है ही, स्टैब्लिश्ड है। जी सर। और इसमें काम करने के लिए अभी बहुत सारे युवा लोग आए हैं। तो इस इकोनॉमी को रिजुवनेट करने के लिए, इनोवेटिव वेज में इसको आगे ले जाने के लिए अभी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यूथ का रहा है इंडस्ट्री में भी। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से रिजुवनेट होगा और सिक्किम का इकोनॉमी और स्ट्रेंथन होके आगे जाएगा। सर एक सवाल आ रहा है, जैसे सीएम सर ने, प्रेमसिंह तमांग सर ने कुछ दिन पहले एक 11 कम्युनिटी के इशूज लेके कुछ बात किया था,
और सिक्किम में एक बहुत बड़ा पुराना पहले से मुद्दा है तमांग न्यूबू रिजर्वेशन का। सुनने में आया था कल जैसे पार्लियामेंट एडजर्न से बिफोर आपने एमओएस से मिला था मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ, क्या बातचीत हुआ सर आपका? नित्यानंद राय जी से जी सर। मेरा मुलाकात हुआ और उनको हमने अप्राइज किया है कि लिम्बू और तामांग का जो सीट रिजर्वेशन है जी उस सीट रिजर्वेशन को अब इसको पूरा कर देने चाहिए, क्योंकि 2003 में लिम्बू और तामांग ट्राइब हुआ। जी सर। उसी टाइम में गोवा में भी एक दो ग्रुप्स ट्राइब हुए हैं। जी सर। और गोवा में तब उससे पहले का सेंसस में केवल 599 ट्राइबल्स थे, इसलिए ट्राइबल सीट का कोई प्रावधान वहाँ पे नहीं था। तो अभी तो वहाँ पे ट्राइबल बनने के बाद वहाँ का ट्राइबल पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो अभी इस सेशन में लिस्टेड भी है कि गोवा के ट्राइबल्स के लिए सीट रिजर्वेशन के लिए एक बिल लिस्टेड भी है। तो उसके विषय में जिक्र करते हुए मैंने एमओएस को यही रिक्वेस्ट किया कि लिम्बू और तामांग के लिए भी जो 2003 में ट्राइबल हुआ, 2008 के डिलिमिटेशन में वंचित हो गया, उनको सीट नहीं मिला, तो अभी आके एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 7(1)(a) को अमेंड करने का प्रावधान एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आए, ताकि लिम्बू और तामांग के लिए सीट का प्रोविजन हो और सीट उसके बाद डिलिमिटेशन में सीट मिल सकता है। लेकिन अभी तो प्रोविजन है ही नहीं, क्योंकि सिक्किम के लिए जो सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, वहाँ पे हमारे बीएल भाइयों का है, एससी भूटिया लेप्चा का है, शेड्यूल कास्ट का है और संघा का है। और उसके बाद अब अगर लिम्बू तामांग को सीट देना है तो उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पहले प्रोविजन बनना चाहिए। प्रोविजन बनने के बाद तब डिलिमिटेशन इसको दे सकते हैं। तो इसी को मैंने अप्राइज किया, तो वेरी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मिनिस्ट्री इसको सीरियसली लेगा। और जहां तक लेफ्ट आउट कम्युनिटीज की बात है, लेफ्ट आउट कम्युनिटीज का भी हमारा बात हुआ, तो मैंने उनको अप्राइज किया कि सिक्किम और दार्जिलिंग ने एक संयुक्त कमेटी बनाई है, हाई लेवल ज्वाइंट कमेटी बनाया है, जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट बनाएगा। तो एथनोग्राफिक रिपोर्ट एक बार सबमिट होने के बाद हम उसको भी सीरियसली हम परस्यू करेंगे। तो एथनोग्राफिक रिपोर्ट जो कि आरजीआई को रिपोर्ट सबमिट करना है, उसका एक बार पूरा हो जाने के बाद हम 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज का डिमांड को भी हम सीरियसली हम परस्यू कर ही रहे थे। अभी कमेटी का रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर से एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको परस्यू करेंगे। आपको लगता है सर इस जो विंटर सेशन में है, विंटर सेशन तो शायद 20 तारीख तक चलेंगे सर, 20 तारीख तक कुछ ऐसा ठोस कदम निकाल सकते हैं सर? अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि एटलीस्ट ये डिलिमिटेशन से आगे लिम्बू और तामांग का थोड़ा सोल्यूशन आ जाए, प्रोविजन बन जाए। और 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटी का भी अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड। मुझे लगता है कि आप लोग का सीएम बहुत इस विषय लेकर बहुत सचेस्ट है, उन्हें बहुत कोशिश कर रहा है जो आप लोग को इस विषय लेकर। सीएम साहब का कहना है जो दार्जिलिंग को भी उन्हें बहुत साथ देते हैं। जैसे देखिए नेचुरल कैलामिटी में जब प्राकृतिक आपदा आया था, मतलब ग्लेशियर लेक ब्लास्ट हो गया था, उसके इफेक्ट बंगाल के पार्ट में भी पड़ा था। तो रास्ता घाट की बहुत, जैसे इस बार आप लोग के लिए बहुत फंड एलोकेशन हुआ सर। इस बार अपने इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ और क्या क्या डिपार्टमेंट के साथ अपनी इस बार संसद में अपना जगह से कुछ हासिल कर लिया सर? सबसे पहले तो हमने हिमालयन रीजन जो एकदम साउथ एशिया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, साउथ एशिया के लिए है, जो वाटर टावर है हिमालयस, तो ये बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में है अभी। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स इतना बढ़ गया है कि लास्ट 20 इयर्स में हर एक ग्लेशियर लेक डबल मेल्ट होते जा रहा है। तो मैंने मिनिस्ट्री से यही पूछा कि इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है और हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना सीरियस है। तो इसमें हमें आंसर भी मिला और बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर भी मुझे क्या लगता है कि इसको स्पेसिफिकली हर एक स्टेट, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, इसको परस्यू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन होता है फ्लड का,
यहाँ डिस्कशन होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का, Right, यहाँ डिस्कशन होता है हैवी रेनफॉल होने के कारण से ज्यादा लैंडस्लाइड होने का, Right, लेकिन इसका मेन कारण जो क्लाइमेट चेंज है इसका डिस्कशन ही नहीं होता। तो बिल्कुल। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि इसमें स्पेशल डिस्कशन होना चाहिए यहाँ पे। जैसे दिस कमिंग फ्राइडे एंड सैटरडे 13 और 14 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में स्पेशल डिस्कशन होने वाला है, जी सर। जो स्पीकर महोदय ने अनाउंस कर दिया जी है। सर। इसी तरह का डिस्कशन क्लाइमेट चेंज में भी होना चाहिए। और एंड दिस इज नॉट द इश्यू, ये केवल हम पहाड़ी लोगों का इश्यू नहीं है। नहीं सर। पहाड़ी लोगों का तो इश्यू है ही, जी सर। इसके साथ साथ में जितने भी रिवर्स हैं, जी। गंगा, यमुना, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, जितने भी अभी जो भी हो। पानी का सोर्सेस है वो सब तो हिमालय से आ रहा है। जी तो सर। अगर हिमालय ही हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि भविष्य में नॉर्दर्न इंडिया और साउथ एशिया एज अ होल विल फेस ह्यूज क्राइसिस। तो इसको हमें ध्यान में भी रखना चाहिए और क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट के विषय में थोड़ा सा सीरियसली पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये मुझे लगता है, जो कि सिक्किम ने किया है। हम सिक्किम में बहुत सीरियस है। हम सिक्किम में प्लास्टिक भी बैन किया गया। सिक्किम के लोग भी, आई मस्ट बी थैंकफुल कि हमारे सिक्किम के लोग दे आर वेरी सीरियस अबाउट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सो सिक्किम, हम छोटे से राज्य है लेकिन हम ये सब इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में और सीरियस होना चाहिए। मेडिकल प्लांट्स जो भी बोलिए, मेडिकल इंडस्ट्री जो है, मतलब मेडिसिन प्लांट्स में जितना भी फैक्ट्रीज है मैक्सिमम अभी सिक्किम में है, वो उसमें बहुत तरक्की है सिक्किम का। लेकिन सिक्किम का यूथ और युवा के लिए आपने संसद में ऐसा कुछ रखने की कोशिश करेंगे इस बार, जो सिक्किम का युवा और भी अनुप्रेरित हो? आपका क्या क्या इरादा है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑलरेडी है जहाँ पर हमारे भी सिक्किम के भी युवा लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज जी है। सर। उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं उसके अंदर, वो भी हमारे स्टेट के युवा लोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और वहाँ से जितने भी अपना थोड़ा बहुत अपना लाइफ के लिए कर रहे हैं। जी सर। तो उसके साथ साथ में फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो है ही, हमने ये भी प्रपोज किया है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब सिक्किम में बढ़नी चाहिए। जी सर। क्योंकि सिक्किम का जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स है वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक, राइट सर। तो अभी का मार्केट फूड इंडस्ट्री के लिए सारे विश्व में अगर देखेंगे तो अभी 200 से 300 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट अभी है, जो बढ़ के 2034 तक ये 600 से ज़्यादा बिलियन डॉलर में पहुंचने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, जिसमें कि सिक्किम ऑलरेडी ऑर्गेनिक है। तो इसका जितने भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स है हमारे स्टेट में, इसको वैल्यू ऐड करके प्रोसेसिंग करके अगर इसको वर्ल्ड मार्केट में हम ले जा सकते हैं तो हमारा इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगा और हमारे युवाओं को भी बहुत सारे लाभ मिल सकता है। तो इसमें हम थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री चिराग पासवान जी से भी मिलकर बात किया, उन्होंने पूरा सपोर्ट करने का एश्योर किया है। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके तहत नए एंटरप्रेन्योर्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अपना शुरुआत कर सकते हैं। और हम कंस्टिट्यूएंसी जाके भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करके एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को और एनकरेज करने की कोशिश करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। स्पेशली मुझे पता है जो आप लोग को अपकमिंग फरवरी में एक बिजनेस समिट करने जा रहा है सिक्किम में, बहुत बड़ा एक इवेंट बन रहा है। उस इवेंट में मैंने पर्सनली इस 2 लास्ट मंथ में 18 कंट्री मैंने इंडिया गवर्नमेंट के मीडिया डेलीगेशन टीम में था और रिप्रेजेंटेटिव भी था। तो उस आधार से मुझे उन लोग के पास सुनने में आया जो उन लोग काफ़ी कंट्रीज का मिनिस्ट्री लेवल, इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका स्टेट में आने का आग्रह प्रकाश कर रहा है। इस जगह पे आपका स्टेट उन लोग को कैसे वेलकम करेंगे और उन लोग के लिए क्या प्रोसेस करेंगे आप लोग? जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जितने भी इन्वेस्टर्स हो, हम सिक्किम में बिल्कुल वेलकम करेंगे। सबको आने का हम निमंत्रण भी करेंगे जी। और जो बिजनेस सबमिट होने वाला है जिसमें हम यही चाहते हैं कि
जितना फायदा सिक्किम और सिक्किम के युवाओं को और हमारे देश को हो सकता है थ्रू सिक्किम, तो इसको हम आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। और उनको अब हॉस्पिटैलिटी के विषय में तो अब सिक्किम में जानते ही हैं। सवाल ही नहीं है, कोई तो- सवाल उठा ही नहीं सकते सर। वो तो रहेगा। हिमालयन रीजन का जो एक अतिथि देवो भव का जो सिस्टम है वो किसी को फॉलो नहीं करते, वो अपना दिल से करते हैं। तो आई थिंक सबको वेलकम है और जी सर। हम चाहते हैं कि सभी आए, पार्टिसिपेट करें और सिक्किम को भी ग्रो करने में हेल्प करें। साथ साथ में हमारे देश जो 2047 में विकसित बनने का एक विजन के साथ चल रहे हैं, तो इसको भी बड़ा हेल्प मिलेगा, हेल्प होगा। तो सारे इन्वेस्टर्स और जितने भी बिजनेस पर्सनालिटीज हैं उनको हम सिक्किम में पूरा वेलकम करेंगे और उनको जो गवर्नमेंट से सपोर्ट लगेगा वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है। करेगा। सर एक बात है ना, देखिए ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, टोटल ईस्ट जोन में 4 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट, 12 स्टेट है सर। ये 12 स्टेट में पहले बार कोई एक स्टेट बिजनेस समिट करने जा रहा है। सबसे छोटा स्टेट बोल सकते हैं आप, लेकिन वो स्टेट का ये बिजनेस समिट मुझे लग रहा है बहुत कलरफुल हो रहा है, बहुत ही चमकदार हो रहा है, आपको नहीं लग रहा? सिक्किम ने हमेशा एग्जाम्पल बन के दिखाया है बहुत पहले से। जैसे G20 में भी दिखाया था, G20 टूरिज्म सेक्टर में भी दिखाया था। टूरिज्म सेक्टर में अब G20 में भी इतना अच्छा हुआ। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग जो है वो हमेशा भारत देश को कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश में रहते हैं, जिसमें हम भी उनको साथ दे रहे हैं। तो सिक्किम जो भी करेगा भव्य रूप में और बहुत ही सान्दर्भिक रूप में करेगा, ताकि वो जो सबमिट हो या कॉन्फ्रेंस हो उसमें से कोई ना कोई मीनिंग आना चाहिए और उसमें से कोई ना कोई फायदा देश को होना चाहिए। इसलिए हम सीरियसली करते हैं। यही बात है कि हम दिखाने के लिए नहीं करते, हम करते हैं तो थोड़ा सिक्किम के विषय में सोच के और देश के विषय में सोच के ही करते हैं, इसलिए सक्सेसफुल होता है। G20 भी दिखावे के लिए नहीं किया, गैंगटॉक में आया, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम था, तब भी आप लोग 100% सक्सेस था। फिर भी इवन गोवा, इवन कश्मीर जो था 3rd and 4th, हम एवरी इवेंट में था। बंगाल में 2nd था, लेकिन सिक्किम को बोला जाता है नंबर 1 पे है। तो वही होता है ना, जब आप मन से करते हैं तो चीजें अच्छे हो जाते हैं। सर अभी इस जगह पे आ रहा है, देखिए सिक्किम का अभी फंडिंग का जो चल रहा है, क्रंच चल रहा है, फाइनेंशियल हर स्टेट का क्रंच चल रहा है। तो लेकिन देखिए सर, सिक्किम में आपदा तो आते ही रहते हैं सर, बड़ा बड़ा प्राकृतिक आपदा को फेस करते हैं सिक्किम, लैंडस्लाइड, ऐसा बादल ब्लास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन सर देखिए इसका इफेक्ट सर बंगाल के कुछ पार्ट में हिस्सा में होता है। सर नेशनल हाईवे जो नुकसान हो गया था, उसका ऑल्टरनेटिव कुछ हाईवे बनाने के लिए आप सेंट्रल को कुछ प्रपोजल दिया था, मैंने मुझे लग रहा था, उसका प्रोसीजर कितना दूर चला गया? फर्स्ट तो NH10 जो था बंगाल गवर्नमेंट के PWD के अंदर इसको था, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हैंडओवर भी हो गया। हैंडओवर हो गया जी सर। ये हमने ये इसलिए किया कि सेंटर के अंतर्गत अगर रहेगा तो बंगाल गवर्नमेंट को भी इजी होगा और हमको भी मतलब दोनों स्टेट का वो तुम करो हम करो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सेंटर को दोनों मिलके बोलेंगे कि सेंटर ये आपको करना है, तो ये हो गया। दूसरा हमारा 2 प्रोजेक्ट्स अभी प्रपोजल में है। फर्स्ट तो हुआ आपके मल्ली से सिंगताम तक का सिक्किम साइड से, जो अभी बंगाल साइड से सिक्किम साइड से ग्रीनफील्ड होगा। वो लगभग 21 या 24 किलोमीटर कितने का है प्रपोजल अभी यहाँ। कितना का बजट का प्रपोजल दिया आपने सर? तो एग्जैक्ट बजट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उसका ग्रीनफील्ड का प्रोजेक्ट यहाँ डिस्कशन में अभी चल रहा है। दूसरा हम यही प्रपोज कर रहे हैं कि मल्ली से लेके जो सेवक तक है या फिर बोलो बागपुर के आसपास कि हम दूसरे साइड में ग्रीनफील्ड एक बड़ा हाईवे बने, जो कि थोड़ा सा भविष्य को देख के अगर फ्लडिंग भी अगर हो गया तो जो NH10 का हालत हुआ इस बार उस तरह का हालत ना हो, ये सब माइंड में रखते हुए वहाँ पे एक नेशनल हाईवे बननी चाहिए, ग्रीनफील्ड हाईवे बननी चाहिए। ये भी हमारे प्रपोजल यहाँ सेंटर में लगाया हुआ है, ये कंसिडरेशन में है। तो हम यही आशा करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी जी इज अ वेरी सेंसिबल मंत्री एंड वेरी, वो तो प्रैक्टिकली करते हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि नितिन गडकरी जी के रहते ही इस प्रोजेक्ट पास हो जाए और इसका इम्प्लीमेंट भी हो, क्योंकि द वे ही वर्क्स
एक बार शुरू किया तो वो खत्म करके ही रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके लीडरशिप में ही वो बने, और हमारे स्टेट के तरफ से जितने भी सपोर्ट चाहिए हमारे स्टेट करेगा। तो ये अगर 2 नेशनल हाईवे बन गए तो हमारे लिए अल्टरनेट बन जाएगा। अगर उस पार का बंद हो गया तो इस पार से चलेंगे, इस पार का होगा तो सो इससे सारे नॉर्थ बंगाल को, स्पेशली कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट को बहुत फायदा भी होगा। और अभी तो अफेक्टेड कालिम्पोंग ज्यादा है। सर सवाल इस जगह पे आ रहा है सर, देखिए सर आप लोग एक स्टेट है, स्टेट को सेंट्रल से बहुत किस्म का आसानी से हेल्प बोलिए, प्रोजेक्ट बोलिए, टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलते हैं, लेकिन कोई एक जिला को स्टेट को पास जाना पड़ता है, वो जिला स्टेट हो गया आते हैं। जैसे दार्जिलिंग आप लोग को जब क्लाउड ब्लास्ट हुआ था, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ जहाँ जो भी आता है, वो दार्जिलिंग के बहुत नुकसान होते हैं, कालिम्पोंग जिला का पार्ट, दार्जिलिंग जिला का पार्ट। देखिए सर लीगल प्रोसेस में सर बहुत कुछ होता है, लेकिन वो बहुत टाइम लगते हैं सर। एज ए ह्यूमन बींग्स सिक्किम गवर्नमेंट ऑब्वियसली दार्जिलिंग पीपल्स के ऊपर में बहुत ही सिंपैथीफुल है, ये सबको मालूम है। लेकिन बात इस जगह पे आ रहा है सर, जो इस बार लास्ट जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ था, लेक ब्लास्ट हो गया था, तो उसमें बहुत इफेक्ट हुआ था। आप लोगों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, डिफरेंट जगह से भुगतान करने के लिए कुछ मिला था, जो बड़ा रकम मिला था। उस रकम से आप लोग को कोई प्रोविजन आप लोग रखा था? तीसरा फ्लैट में जो नुकसान हुआ था उन लोग के लिए कुछ प्रोविजन रखा था सर? स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि जितने भी रिलोकेट करने का विक्टिम्स हैं, जितने भी विक्टिम हुए हैं वो फ्लड की वजह से, और जो जिसका रहने का जगह नहीं है, उनके लिए पुनर्वास के लिए स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए घर प्रोवाइड करेगा और जगह भी प्रोवाइड। ये तो आपका सिक्किम स्टेट के लिए सिक्किम स्टेट का हो गया। हम तो सिक्किम स्टेट का ही बात करेंगे। नहीं, मैंने बोला ह्यूमन बीइंग से आप लोग को कुछ हम आपका स्टेट कुछ साथ दे सकते हैं इन लोग को? किसको? और कालिम्पोंग को जो क्षेत्र में अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो उसी तरह से चलना चाहिए, राइट। उसमें सिक्किम का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, बंगाल का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी पार्ट ऑफ ग्लोब हो, अगर आपदा आता है तो हमारे तरफ से जो कंट्रीब्यूट हो सकता है हम करते हैं, और सिक्किम ने बहुत किया भी है, कर रहे भी है, कर भी रहा है। और ये फ्लड के जहां तक आता है नेशनल डिजास्टर का, जी सर, तो ये अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। जी। हम सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में ही बात करें। मैं जानबूझ के सवाल पूछा नहीं, हमें सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में ही बात करना है, क्योंकि सिक्किम में बहुत सारे नुकसान हुए हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी जहां नुकसानी हुआ है उसको रिबिल्ड करने की पूरा कोशिश कर रहा है। इसमें सेंटर का भी बहुत सहयोग हमें सिक्किम को रहा है। हम क्यों ये सवाल उठाए? क्योंकि इंद्रायण सुपर नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए, आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए हर कुछ बात उठा सकता है। तो इंद्रायण सुपर के घर के बाजू में कालिम्पोंग जिला का तीसरा एरिया है, तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन रखा गया था। उनके लिए नॉर्थ ईस्ट का दूसरा स्टेट जगह मिलता है, तो घर के बाजू वाला तो जगह मिल सकती है। जब हम ग्लेशियर लेक आउटपोस्ट की बात करते हैं पार्लियामेंट, तो उस आउटपोस्ट के से जहां तक क्षति हुआ है वो सब इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं कि सिक्किम के अंदर ही नुकसानी हुआ है, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि लेक आउटपोस्ट की वजह से जो नुकसानी हुआ है उनको मिटिगेट किया जाना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज की बात मैंने क्यों की? क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं देखेगा। नहीं। पॉल्यूशन तो मैं यहाँ बंगाल का पॉल्यूशन सिक्किम में नहीं जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं कहेगा। दिल्ली का हरियाणा में भी चला जाएगा, पंजाब का दिल्ली में आ जाएगा पॉल्यूशन। तो जब हम ये जनरल इश्यूज में बात कर रहे हैं तो हम सबको इंक्लूड करके ही बात कर रहे हैं। जो मिटिगेट करने का एडमिनिस्ट्रेशन का बात आपने पूछा, जैसे पुनर्वास करने का, ये करने का, वो हमारे सिक्किम स्टेट का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। अब तो कर रहा है, उसमें लिमिटेड हम वहीं पर ही पुनर्वास कर सकते हैं। सिक्किम गवर्नमेंट सिक्किम के लोगों को ही पुनर्वास कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने उस जगह पे एक सवाल रखा था सर, जुडिक्शन का और ह्यूमन ग्राउंड्स रखा था, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स मेंशन किया। आप हो सिक्किम का एमपी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आप बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के पीपल्स के लिए इस बार की पार्लियामेंट में आपने शायद कुछ, इसीलिए तो क्लाइमेट चेंज का बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं फूड प्रोसेसिंग का बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज का ही बात करना है, अगर हमें एनवायरमेंट का ही बात करना है, तो सिक्किम सबसे क्लीन स्टेट है। बिल्कुल सर। अभी हमेशा AQI 100 के नीचे रहते हैं, गैंगटॉक में हार्डली 60-70 पहुंचते हैं, तो 62 तक पहुंचते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं जाता। तो हमें तो एनवायरमेंट का बात करने का जरूरत फील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बस सिक्किम में साफ है मतलब सारा साफ है, ऐसा नहीं है।
हमें एनवायरनमेंट के इश्यूज हो, ह्यूमैनिटी का इश्यूज हो, कोई भी इश्यूज हो, इसको सारे ह्यूमन पॉपुलेशन को देख के ही बात करना होता है। सर सिक्किम एक स्टेट है, सिक्किम स्टेट में कोई एक एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत ही जरूरी मानता है, क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक स्टेट बोलते हैं, तो इसलिए आप प्राइवेट मेंबर बिल इस बार पार्लियामेंट में लेके आने की कोशिश करेंगे, जो सिक्किम में एक एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का जरूर, जैसे मणिपुर में है। इस बार तो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए अब वो टाइम वो हो गया, पहले ही देना होता है, लेकिन हम बहुत सारे इश्यूज में प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे तो प्राइवेट मेंबर बिल हमारा ये यूनिवर्सिटी का तो हुआ जी, हम तो ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे सिक्किम में अपना ये जितने भी यंग लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, उनके लिए अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अलग से उसमें प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि सबसे लिटरेट स्टेट सिक्किम है, लेकिन स्किल में बताए तो हम थोड़ा सा कम है, तो इसमें भी हम सोच के रखे हैं। क्लाइमेट के लिए हम अलग से सोचना चाहते हैं, और ये ग्लेशियर लेक का जो इश्यू है इसके ऊपर तो और भी काम करना है, क्योंकि अभी काम कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सिक्किम का, अभी बहुत ऊपर जाके लोनाक लेक तक पहुंच के स्टडीज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी अलग सा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए, जो मैंने पहले जो फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने बात उठाया जी सर। तो हम उसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं। तो जितने भी मशीनरीज इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में अवेलेबल है, उन सबको यूज करके हम सिक्किम और सिक्किम के लोगों के फायदा के लिए और भारत देश के लिए काम करना चाहते हैं। सर सिक्किम में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सर, आई थिंक सर, एक स्टेट में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है सर, तो भी गैंगटॉक बेस है सर। तो सर वहाँ पे सिक्किम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है सर, तो नॉर्थ का अपने साउथ में आ जाता है, गैंगटॉक साउथ में लगभग आ जाते हैं। वेस्ट जो है सर, वेस्ट और वेस्ट बहुत दूर पड़ते हैं, शायद आप भी वेस्ट से बिलोंग करते हैं सर। तो सर वेस्ट के गेजिंग जो जिला है सर, शोरेंग जिला है सर, ये सब जिला दो जिला है ना सर वेस्ट में सर? हाँ, दो जिला है। तो ये दो जिला के लिए कोई मेडिकल कॉलेज के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? इस बार हेल्थ मिनिस्टर के साथ मिलकर आपने कुछ एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मिलकर वेस्ट सिक्किम के लिए अभी चाकू में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहे हैं जी सर, तो जिसको कि अभी मॉडर्न एजुकेशन का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस बनाने की विजन है, तो वो अभी बन रहा है। तो मेडिकल कॉलेज जो है सेंटर अभी गैंगटॉक में इसको फुल फंक्शनल करना है हमें। तो इसके लिए फर्स्ट उसको अच्छे से संचालन हो जाए, उसके बाद फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सब सोचेंगे। थैंक यू सर, आप इतना वक्त दे के आज आपका पार्लियामेंट सेशन है, शायद 12 बजे से पार्लियामेंट सेशन सर। तो सर हम लोग कोशिश करेंगे सर आपके मुख से कोई शब्द हो हमारा व्यूअर्स के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पे आपको दिल जीत लिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी इशू में आप बोलते भी हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे DSTV की तरफ से सर, और आप अपना भाषा से कुछ अपना स्टेट भाषी को बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सिक्किमवासी प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म दिल्लीमा हजुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पार्लियामेन्टमा मैले सिक्किमको हरेक इस्युजहरूलाई अघि राख्ने कोसिस गरेको छु र आउँदो दिनहरूमा पनि म कोसिस गर्नेछु र मलाई आशा छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि हाम्रो इस्युजहरू विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर जो जसलाई पनि न्याय दिन सकिन्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पक्कै पनि न्याय दिनुहुनेछ र म यति नै भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको प्रतिनिधिको रूपमा म पूरा कमिटेड छु सिक्किम अनि सिक्किमवासीको निम्ति अनि सम्पूर्ण भारत देशलाई, भारत देशको नै पार्लियामेन्टमा भएको कारणले भारत देशको एकता अखण्डतालाई अघि बढाउनको निम्ति अनि डेभलपमेन्टलाई अघि लानको निम्ति प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीज्यूको विकसित भारतको भिजनलाई अघि बढाउनको निम्ति सिक्किमको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई प्रतिनिधित्व गरेर म यहाँ कमिटेड रूपमा काम गर्नेछु। धन्यवाद सर।